नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के पूर्व संवाद कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार ऐसा बजट तैयार कर रही है जो कि उत्तराखंड की जनता की अपेक्षाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरे तरीके से पूरा करेगा। और जहां यह कार्यक्रम देहरादून के साथ साथ राशि मैदान में भी आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न वर्गों में स्टेक होल्डर से भी भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाएगी। और जहां उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि उत्तराखंड सरकार का बजट 9 से 13 मार्च तक भराडीसेन यानी कि गैरसैंण में आयोजित होगा, और जहां अधिसूचना विधानसभा सचिवालय के द्वारा जारी की जा चुकी है। जानकारी यह भी देते चले कि सरकार बजट सत्र से पहले ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया में पूरे तरीके से जुटी है, ताकि एक प्रभावी, समावेशी और जनहितकारी बजट को प्रस्तुत किया जा सके। देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं ऐसे अलग अलग स्थानों पर। इस बार अभी तक कई स्थानों पर हो चुका है। 2 बड़े कार्यक्रम मंडल स्तर पर, एक जनपद चंपावत में किया था हमने 7 फरवरी को, और दूसरा आज पौड़ी में यहाँ पर हो रहा है। इसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग, और शिक्षाविद हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टेड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाए, और जिसके कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं, तो उन सब के सुझाव मिलने से, बजट में उनका प्रावधान किए जाने से लोगों को और आसानी होती है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अधिवक्ता आर्यन देव उनियाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, और जहां मसूरी की प्रमुख समस्याओं को उनकी ओर से उठाया गया है। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक रुख रखते हुए शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और जहां मुलाकात में गरीब और जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए आवासीय कॉलोनी विकसित करने के साथ साथ तमाम विषयों पर उनकी ओर से गहन विचार विमर्श किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नई दिल्ली से है, जहां आयोजित होने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन से पूर्व एम्बेसी में डेनमार्क न्यू दिल्ली में एक उच्च स्तरीय विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जहां इस बैठक में देश के युवा, राजनीतिक एवं नीति नेतृत्वकर्ताओं ने लोकतंत्र और शासन पर उभरती हुई तकनीकों, विशेषकर कि एआई के प्रभाव पर गंभीर चर्चा की है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहन सहगल ने कहा कि तकनीकी विकास लोकतांत्रिक मूल्यों, नैतिकता और जवाबदेही के अनुरूप होना चाहिए। प्रतिभागियों ने भारत और डेनमार्क के बीच जिम्मेदार और पारदर्शी तकनीक सहयोग को और भी सुदृढ़ करने पर बल दिया, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग समाज और शासन के हित में संतुलित तरीके से किया जा सके। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। जानकारी देते चलें कि शनिवार को यानी कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर मेले की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। और जहां मेला नियंत्रण भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में आधुनिक रूप से इसको पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है, ताकि बैठक भी सुचारू रूप से आयोजित हो सके। तो वहीं सूत्रों के अनुसार आपको यह भी जानकारी देते चलें कि कल सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों और मेले के अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करेंगे। और जहां मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो वहीं मेला प्रशासन के मुताबिक क्षेत्र में 25 से अधिक स्थायी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जबकि अस्थायी कार्यों के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई जा रही है।
सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की, और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं 21 मार्च से शुरू होने जा रही हैं और जहां पहले दिन सुबह 10 बजे से परीक्षा आयोजित होगी, तो वहीं नैनीताल जिले में कुल 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें 38 केंद्र दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। जानकारी यह भी देते चलें कि सभी कक्ष निरीक्षकों को सुबह 9 बजे तक अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशों को जारी किया गया है और जहां जिला प्रशासन ने परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए भी व्यापक तैयारियां कर ली हैं। डीएम नैनीताल ने यह भी जानकारी दी है कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और जिले में 12 सचल दल गठित किए गए हैं जो सभी केंद्रों पर व्यवस्थापकों को परीक्षा के दौरान सतर्कता बरतने के लिए भी निर्देश जारी करेंगे। जनपद में 21 फरवरी से 20 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की जो उत्तराखंड परीक्षा परिषद है उसकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। हाई स्कूल में 9,500 और इंटरमीडिएट में 8,700 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। 108 परीक्षा केंद्र जनपद में हैं। 106 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं साथ साथ होंगी अलग अलग पालियों में। 38 परीक्षा केंद्र इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के आधार पर या ब्लैक स्पॉट के आधार पर या घनी आबादी के मध्य अवस्थित होने के कारण संवेदनशील घोषित किए गए हैं। 12 बाह्य सचल दल हैं और हर परीक्षा केंद्र में एक आंतरिक सचल दल स्थापित किए गए हैं। परीक्षाओं की जो शुचिता और पारदर्शिता बरतने के लिए शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों को यथोचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां रेलवे स्टेशन पर शातिर जहर खुराना को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जीआरपी हरिद्वार में कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में सघन जांच और लगभग 800 सीसीटीवी कैमरास को खंगालने के बाद आरोपी नीटू को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से धर दबोचा गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी बुजुर्ग और अकेली महिलाओं को चाय में नशीले पदार्थ को मिलाकर बेहोश करता था और उनके आभूषण व नकद की चोरी कर फरार हो जाता था। आरोपी के कब्जे से नशीली गोलियां, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। जहां कप्तान अरुणा भारती ने टीम को 2500 रुपए इनाम देने का भी उनकी ओर से घोषणा की गई। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी और इस वर्ष की कुल 2,15,252 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और जिसमें कि हाई स्कूल के 1,12,266 हैं, तो वहीं इंटरमीडिएट के लिए भी बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत हैं। जानकारी यह भी देते चलें कि हाई स्कूल में 1722 व्यक्तिगत और 1,10,544 संस्थागत पंजीकरण हुए हैं और जबकि इंटरमीडिएट में 3,637, तो वहीं व्यक्तिगत और 99,339 संस्थागत परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा के लिए कुल 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें 156 संवेदनशील तो वहीं 6 अति संवेदनशील केंद्रों में शामिल है। माध्यमिक शिक्षा में निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस पर जानकारी दी है कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरे तरीके से हो चुकी हैं और इसमें शिक्षकों की ड्यूटी भी तय करने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 मार्च तक एग्जाम हमारे चलेंगे। इसमें 2,15,000 बच्चे लगभग जो है प्रतिभाग करेंगे और 1261 हमारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एकल परीक्षा केंद्र हमारे जो हैं लगभग 50 हैं
और 11,1211 हमारे जो है मिश्रित परीक्षा केंद्र हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अति संवेदनशील सेंटर हैं वो 6 हैं और संवेदनशील 156 हैं। इस प्रकार से बोर्ड की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। ज़िले में सारे डीएम्स की अवस्था में बैठकें कंप्लीट हो चुकी हैं। बोर्ड के पेपर से पहुंच चुके हैं, कॉपीज पहुंच चुके हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी जगह केंद्र व्यवस्थापकों का व्यवस्था हो गई है, कस्टोडियन की व्यवस्था हो गई है, कक्षों की व्यवस्था हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा में प्रशासन की मौजूदगी में लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि की पर खड़ी फसलें बिना वैधानिक आदेश के ही नष्ट कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि इस घटना में के विरोध में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने महाजन आक्रोश रैली निकाली और जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार लगभग 30 बिना नंबर के ट्रैक्टरों के द्वारा गन्ना, मटर, लाही और गेहूं की फसलें पूरी तरह से नष्ट कर दी गई और जहां प्रभावित भूमि पिछले लगभग 60 वर्षों से एक शहीद परिवार के द्वारा जोती जा रही थी और जहां क्षेत्रीय कृषि उत्पादन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान भी उनकी ओर से दिया जा रहा था। खटीमा क्षेत्र के कुछ किसान वगैरह यहाँ पर आए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि प्रशासन की मौजूदगी में फसल नष्ट करने का वो हमारे स्तर से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। भैया हम तो उस दिन उठे भी चाय पी रहे थे, तब तक खेत में ट्रैक्टर आ चुके थे। हमको तो ये भी पता नहीं था कि ट्रैक्टर आ रहे करके, नहीं तो हम तो गेट से अंदर नहीं जाने देते उनको। तो जैसे हम खेत में जा रहे हैं बोलने हमसे दब जाओगे, हमसे मत बोलना। इस पूरे प्रकरण में मैं तराई किसान सुधार समिति के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ये कहने आया हूँ कि आखिरकार ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि प्रशासन को जो भूमाफी हैं उनको शेल्टर देना पड़ा और बिना नंबरों के ट्रैक्टर वहाँ आना और इस तरीके से पूरे आवाम के सामने इस तरह से रौंदना और खड़ी फसल को रौंदना, ये पूरा संदेश जो है खटीमा के सारे किसानों में बहुत नेगेटिव गया है और इस पर जो रूलिंग पार्टी वो जवाब नहीं दे रही है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां तुलसी चौक पर स्थित फुटपाथ से 2 वर्षीय बच्ची के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी देते चले कि एसएसपी नवनीत सिंह स्वयं पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और जहां सिटी कोतवाली तो वहीं तमाम 5 संयुक्त टीमें गठित की गई और जहां संवेदनशील क्षेत्रों, बॉर्डर, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर पूरे तरीके से अलर्ट को जारी कर दिया गया। जानकारी देते चले कि मैनुअल पुलिसिंग तो वहीं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भी महज 4 घंटों के भीतर ऋषिपुल चौक के बस स्टॉप के पास से लावारिस हालत में सकुशल बच्ची को बरामद कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस अब एकत्रित होकर साक्ष्यों के आधार पर अपहरणकर्ता की तलाश में जुटी है और लगातार मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कोतवाली नगर में कि एक लेडी महिला अपनी 2 साल की बालिका के साथ तुलसी चौक के पास में फुटपाथ पे ही सो रही थी और जब ये सुबह उठी तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची वहाँ नहीं है, तो ये सूचना आई थी। तो चूँकि ये प्रकरण 2 साल के बच्चे से जुड़ा था तो इसमें तत्काल 5 टीमों का गठन करके और CIU, ASTU और जितने अधिकारी सिटी में हैं और मोबाइल्स में इनको तत्काल एक्टिवेट करके इसमें नाकेबंदी की गई। विशेष इसमें फोकस था रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की चेकिंग का। तो 4 घंटे लगभग 4 घंटे में ये बालिका जो बच्ची है, राधिका नाम है इसका, ये ऋषिकुल में हमें बरामद हुई बस स्टैंड के पास में और वहाँ भी चेकिंग चल रही थी। तो ये जो इस दौरान 50 के आसपास CCTV फुटेज भी 50 कैमरे पुलिस ने देखे और उसमें एक युवक देर रात को ले जाता हुआ भी दिखा इस बालिका को और संभवतः पुलिस की चेकिंग हो रही थी इसलिए उसने छोड़ के वहाँ से वो भाग गया और इसमें उसकी आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, उसकी फुटेज हमारे पास है और जल्दी उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोतवाली कालाडूंगी क्षेत्र के बेल पड़ाव में 14 फरवरी को हुई झगड़े और फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से अवैध पिस्टल, तमंचा और जिंदा कारतूस को बरामद कर लिया गया और जहां पुलिस को डायल 112 से सूचना मिली थी कि बेल पोखरा गांव के पास फायरिंग की घटना हुई, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं मिला। जहां आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया और जिसमें कि 20 फरवरी 2026 यानी कि आज
गडप्पू बैरियर से आरोपियों को धर दबोचा गया है। एसएसपी नैनीताल का कहना है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि फायरिंग और जो भी संगठित अपराध होते हैं उनका त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगीन अपराधों का त्वरित अनावरण और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाल ही में हमें एक चुनौतीपूर्ण घटना का सामना किया गया और कालाडूंगी कोतवाली क्षेत्र का बेलपड़ाव चौकी क्षेत्र में हल्द्वानी रोड पर बेलपोखरा गांव को जाने वाला तिराहे पर दिनांक 14/2/2026 को 14 फरवरी की देर मध्य रात्रि को सूचना मिलती है हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में झड़प हुआ है और भारी मात्रा में भारी फायरिंग की एक वारदात अंजाम दी गई है जिसमें कुछ लोग घायल हैं। जानकारी में आता है कि लवप्रीत, हरभजन और बीके करके 3 लोग थे। ये तीनों लोग जो है एक यही का कुछ इसमें कालाडूंगी का रहने वाला है, कुछ बाजपुर का रहने वाले हैं। ये तीनों लोग एक साइड थे। इनका वाकई में कुछ हरभजन का एक और व्यक्ति के साथ कुछ चल रहा था, पारिवारिक मामला को लेकर रंजिश। इसी बीच में ये जो है इन तीनों का आपस में फ़ोन हुआ। इन तीनों के साथ जो है फ़ोन दूसरी पार्टी के साथ हुआ। उन्होंने इनको ललकारने के बाद इधर भी आके देखने का बात हुआ तो और जो है बातचीत करने के बहाने यहाँ पर आए। पहले लात घूसे चले, गुत्ताम गुत्ता हुई तो जो दूसरी पक्ष के थे उन्होंने भारी फायरिंग किया और जिस फायरिंग में लवप्रीत और बीके 2 लोगों की इंजरी हो गए हैं। फायर्ड कारतूस जो है 11 फायर्ड कारतूस हमें मिला है मौके पर, तो एक बहुत बड़ी फायरिंग की घटना है। इसको चुनौती की तरह लिया है हमारे टीम ने और जिसमें हमारा टीम का नेतृत्व में जो अरुण सैनी है, राजवीर है और दीपक बिष्ट है SSI रामनगर और सभी पुलिस टीम है, सभी ने इसको चैलेंज की तरह लिया। CO रामनगर सुमित और मनोज कत्याल, इन सब लोगों ने नेतृत्व प्रोवाइड किया। टीम्स जो है लगातार विभिन्न मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों को धरपकड़ में लगी हुई थी। आज इसका सफल अनावरण हुआ है और जो घटना में शामिल हुए तीनों अभियुक्त जिसमें गुरप्रीत, रंजीत और मनदीप, ये तीनों अभियुक्तों को हमने आज गिरफ्तार किया और जो है इनके एक निशानदेही पर जो है विभिन्न भारी मात्रा में जो है विभिन्न अवैध असलाहें बरामद हुई है, भारी मात्रा में राउंड्स बरामद हुई है। तो मैं साथियों पुनः बताना चाहता हूँ इस जनपद नैनीताल में फायरिंग की जैसे घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पथरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी देते चलें कि बीते 19 फरवरी 2026 की रात चेकिंग के दौरान फेरूपुर से बौदरपुर जट जाने वाले मार्ग पर ट्यूबवेल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी की गई और जहां तलाशी में उसके कब्जे से 1200 अवैध ट्रामाडोल के कैप्सूल बरामद किए गए हैं। जानकारी यह भी देते चलें कि पुलिस ने आरोपी प्रमोद कुमार पुत्र रमेश चंद्र निवासी थाना पथरी को गिरफ्तार कर लिया है और जहां NDPS के एक्ट के तहत मुकदमे को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी जारी है। पूछताछ में आरोपी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और जिनके आधार पर आगे की जांच भी पुलिस की ओर से की जा रही है। नशा मुक्त अभियान, जो ड्रग फ्री देवभूमि अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो हमारी ANTF टीम्स हैं वो लगातार इसमें काम कर रही हैं और इसी में जो थाना पथरी क्षेत्र है वहां पे 1200 ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ ये अभियुक्त है प्रमोद कुमार, इक्कड़कला पथरी का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया है और ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है तो ये वाणिज्यिक मात्रा है तो इसके खिलाफ पथरी में NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्यूज्ड अरेस्टेड है और इसमें अभी पूछताछ हम इससे कर रहे हैं जो बैकवर्ड लिंकेजेस है, जहां से लेके आया और जहां इसको आगे बेचने का था, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे और प्रयास करेंगे इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने के लिए। और ये बड़ी खेप है तो कि लोकल लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो नौजवान है उनको ये देने का इसका प्लान था जो अब तक की पूछताछ में आया है। ये लेके बाहर से आया था तो जहां से लेके आया था वहां का नाम पता तस्दीक करके उसको भी अभियोग में हम अभियुक्त बनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां जनपद की पहली परेड का निरीक्षण करते हुए प्रबोध सिंह डोभाल ने कड़े तेवर दिखाए और जहां जवानों में जोश भरने का काम उनकी ओर से किया गया है। उन्होंने जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से
चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए भी प्रेरित किया, तो वहीं अनुशासन के प्रति कोई भी समझौता न करने की चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। जानकारी देते चले कि एसएसपी ने क्वार्टर गार्ड और मेस में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी को व्यक्त किया है। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए और साथ ही साथ परिवहन शाखा में भी रिकॉर्ड अपडेट न होने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई और जहां बीडीएस के निरीक्षण के दौरान बम निरोधक दस्ते के पास उपलब्ध उपकरणों की जानकारी ली गई है और उन्हें संयुक्त प्रशिक्षण के निर्देश भी जारी किए गए। इसके साथ ही पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया और जहां कार्यदायी संस्थानों को भी गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर काम करने के निर्देश जारी किए गए। अब खबर मसूरी से है, जहां माल रोड पर परिवहन अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि प्रशासन ने पारंपरिक साइकिल रिक्शा हटाकर उसकी जगह गोल्फ कार्ट और ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया है और जहां मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव हसीन के अनुसार यह कदम मसूरी के सौंदर्यीकरण और माल रोड में बढ़ते जो दबाव है उसको भी कम करेगा। जहां योजना के अनुसार शुरुआती चरण में लगभग 40 गोल्फ कार्ट चलाई जाएंगी और जिसमें कि प्रत्येक में 2 लोगों को बैठाया जाएगा। जानकारी यह भी देते चलें कि कुल 121 रिक्शा श्रमिक इस बदलाव से प्रभावित होंगे और जिन जिन रिक्शा चालकों के लिए यह विकल्प उपयुक्त नहीं होगा उन्हें 2.25 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। विशेष रूप से जिसमें 13 विधवा महिलाओं को भी वेंडिंग जोन में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई है और जहां प्रशासन का लक्ष्य है आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, तो वहीं माल रोड पर भीड़ को कम करना है, जबकि पारंपरिक रिक्शा चालकों के हित का संतुलन भी बनाए रखना है। देखिए, अभी जो साइकिल रिक्शा चालक है, पूर्व में नगर पालिका द्वारा 14 चालकों को जो है गोल्फ कार्ट आवंटित किए गए थे। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जिला प्रशासन द्वारा 40 गोल्फ कार्ट जो है वो मसूरी क्षेत्र के लिए लाई जा रही हैं और ये जो गोल्फ कार्ट हैं उनका जो धनराशि है वो भी भारत सरकार के उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो 40 गोल्फ कार्ट हैं। हमारी जो बैठक हुई थी, जो रिक्शा चालक है उनके साथ जो बैठक हुई थी उसमें 2 लोगों को 1 गोल्फ कार्ट देने पर सहमति बनी थी और अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द उस पर हमने लोगों से पिछली बैठक में प्रस्ताव मांगे थे कि जो भी 2 लोग आपस में कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं और 1 गोल्फ कार्ट लेने के इच्छुक हैं और आपस में टीम अप करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी सूची अगली बैठक तक दे दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष और वनाग्नि ने शिकायतों को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए अब WWF इंडिया और उत्तराखंड वन विभाग ने एक मोबाइल के एप्लीकेशन परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से विकसित इस ऐप का आज रामनगर में वन विभाग के सहयोग से पायलट परीक्षण किया गया ताकि व्यवहार्यता, उपयोग में सरलता, तो वहीं फील्ड स्तर पर भी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। जानकारी देते चले कि डॉक्टर साकेत बारडोला ने इस पर कहा है कि पूरे उत्तराखंड में वनाग्नि की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के माध्यम से फायर अलर्ट सिस्टम और डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है और जहां WWF इंडिया की प्रतिनिधि मान्या सराठे ने इस पर कहा है कि यह मोबाइल एप्लीकेशन मानव और वन्य जीव संघर्ष और साथ ही साथ आग से जुड़ी शिकायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रयास किया गया है, जिससे कि शिकायत दर्ज करते ही इस पर प्रतिक्रिया तुरंत दी जाएगी, तो वहीं समयबद्ध पूरे तरीके से बनेगी। यह पहल वन प्रबंधन और संघर्ष निर्माण के लिए एक बड़ा तकनीकी समाधान साबित हो सकती है। अब खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली पेरान कलियर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में हरिद्वार पुलिस कप्तान नवनीत सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत अंजाम दिया गया और जहां आरोपी बिहार निवासी सहनवाज नाम का एक युवक आलीशान होटल में जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, तो वही आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बना रहा था। पुलिस ने मौके पर 45 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, तो वहीं एक लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ साथ 6 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। जहां आपको बता दें कि आरोपी के पास से मानवाधिकार आयोग का फर्जी पहचान पत्र भी मिला और जहां जांच में यह सामने आया है कि आरोपी अब तक लगभग 1000 फर्जी दस्तावेज बना चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए आगे की जांच को शुरू कर दिया है।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।